लहंगा पर ना, कोच पर मोहर लगेगी मोच पर। ये लाइन कभी गूंजती थी सीवान की सड़कों में, और जो इसे दोहराता था वो न कोई नेता था न कोई अफसर, वो तो बस शहाबुद्दीन था। हाँ, वही शहाबुद्दीन जो उस वक्त तक न तो साहब बना था और न ही पॉलिटिशियन। तब वो एक आम लड़का था, लेकिन अपने बड़े भाई की रंगबाजी देखकर ताव में रहता था। लाल ब्लेजर, चमचमाती बुलेट और आगे मोटे अक्षरों में लिखा प्रिंस, मतलब सुल्तान बनने से पहले ही खुद को राजकुमार मान लिया था उसने। सीवान के लड़कों के लिए वो आइडियल नहीं था, लेकिन आइकॉन जरूर बन चुका था। अब बताओ, कॉलेज जाना है और क्लास नहीं करनी, क्योंकि असली कमरा तो नंबर 47 था। हाँ, कमरा नंबर 47, जहां किताबें नहीं असलहे रखे जाते थे, जहां नोट्स नहीं वर्चस्व की कहानियां लिखी जाती थी। लोग फुसफुसाते थे, कमरा 47 देखा है? वो शहाबुद्दीन का इलाका है। किसी की हिम्मत नहीं थी वहां आंख उठाकर देखने की। कोई कहता, अरे छोड़िए भाई, वो पढ़ने नहीं आता, अपनी सल्तनत देखने आता है। तो कोई जवाब देता, शहाबुद्दीन का नाम ही काफी है। उस समय तक उसका नाम पुलिस की फाइल में दर्ज नहीं था, लेकिन हर गली के बच्चे बच्चे की जुबान पर था। बुलेट की गूंज सुनते ही लोग समझ जाते, प्रिंस आ रहा है। साल था 1990 के आसपास। सीवान के आसमान में यह नाम धीरे धीरे बादल बनकर छा रहा था। कहानी शहाबुद्दीन की है, जो आगे चलकर क्या बना वो आप जानते हैं, लेकिन तब वो सिर्फ भौकाल था। साल था 1967। जगह सिवान का प्रतापपुर गांव। यहीं पैदा हुआ एक नाम जो आगे चलकर पूरे बिहार में भौकाल बन गया, शहाबुद्दीन। पर शहाबुद्दीन अकेले नहीं थे, उनके दो और भाई थे, गयासुद्दीन और शमसुद्दीन। तीनों भाइयों में शहाबुद्दीन सबसे छोटे थे। उनके पिता उस दौर के एक स्टैंप वेंडर थे, और आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि 1970 के आसपास भी स्टैंप वेंडर की कमाई कम नहीं होती थी। इसलिए घर में पैसे की कमी नहीं थी। परिवार संभ्रांत था और अच्छे लोगों से रिश्ते भी थे। लेकिन तीनों भाइयों में शहाबुद्दीन का मिजाज सबसे अलग था। वो शांत थे, सुलझे हुए लगते थे, और शुरू में तो उनका रंगबाजी से कोई लेना देना भी नहीं था। लेकिन रंगबाजी का नजारा वो रोज देखते थे, क्योंकि उनके बड़े भाई गयासुद्दीन शहर के दबंगों के साथ उठते बैठते थे। गयासुद्दीन के सुधाकर तिवारी जैसे असरदार लोगों से अच्छे ताल्लुक थे, और इन्हीं ताल्लुकात ने उन्हें जोड़ दिया चुन्नू सिंह जैसे खतरनाक नामों से। उस वक्त सिवान की गलियों में इन नामों की तूती बोलती थी। फिर एक दिन हालात ऐसे बने कि गयासुद्दीन और चुन्नू सिंह आमने सामने आ गए। ये टकराव इतना बड़ा हो गया कि चुन्नू सिंह की हत्या हो गई, और इस हत्या का इल्जाम शहाबुद्दीन के बड़े भाई गयासुद्दीन पर लगा। नतीजा यह हुआ कि उन्हें जेल जाना पड़ा। शहर में हलचल मच गई। यह पहली बार था जब शहाबुद्दीन का परिवार सुर्खियों में आया, लेकिन वजह बहुत भारी थी। शहाबुद्दीन इस सब को नजदीक से देख रहे थे, और शायद उसी वक्त उनके अंदर एक चुपचाप आग जल उठी थी। जेल की सलाखों से जब गयासुद्दीन बाहर निकले तो लोग सोच रहे थे अब फिर वही ताबड़तोड़ दबंग वापस आएगा, लेकिन नहीं, वो जैसे बदल ही गए थे। रंगबाजी, लड़ाई, जुर्म सब कुछ छोड़ दिया, जैसे किसी ने उनकी जिंदगी में एक नया पन्ना खोल दिया हो। पर उस मोड़ तक आते आते जिस रास्ते को बड़े भाई ने अलविदा कहा था, वही रास्ता छोटे भाई शहाबुद्दीन की जिंदगी बन चुका था। अब शहाबुद्दीन के अंदर भौकाल की आग पूरी तरह भड़क चुकी थी। उम्र थी 17 या 18 साल। कॉलेज था सिवान का DAV कॉलेज, जहां एक खास ड्रेस कोड चलता था, लाल ब्लेजर, सफेद शर्ट और रौबदार चाल। और शहाबुद्दीन, वो तो जैसे उस कोड का बिल्कुल पोस्टर बॉय बन गए थे। बुलेट और स्कूटर दोनों उनके पास थे। बुलेट के आगे मोटे अक्षरों में लिखा होता प्रिंस, और जब वो लाल ब्लेजर पहनकर उस बुलेट पर निकलते तो सच में लगता कोई राजकुमार आया है। शहर के लोग उन्हें नाम से नहीं, लाल ब्लेजर वाले कहकर पहचानते थे। 1990 के उस दौर में सिवान सिर्फ शहाबुद्दीन नहीं था, यहां कई सुरमा थे। किसी की बाइक पर लिखा होता शेर ए सिवान, तो किसी की बाइक पर विजेता। हर कोई अपने तरीके से भौकाल दिखाता था, लेकिन शहाबुद्दीन, वो भीड़ में भी एकदम अलग नजर आता था, क्योंकि उसमें सिर्फ स्टाइल नहीं, स्कीम भी थी। उसे पता था
असली पावर तो पॉलिटिक्स से आती है। और फिर क्या, शुरू हो गई तलाश, गॉडफादर की तलाश, जो उसे सीधा पहुंचा देती है उमा शंकर सिंह के दरवाजे तक। साल था 1985। प्रदेश में चुनाव का माहौल गर्म था। पोस्टर लग रहे थे, लाउडस्पीकर चीख रहे थे और हर गली मोहल्ले में सिर्फ एक ही चर्चा, इस बार कौन? उमा शंकर सिंह का नाम तय माना जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। पूरा इलाका जानता था कि उमा शंकर ही लड़ेंगे। लेकिन ऐन वक्त पर खेल पलट गया। कांग्रेस ने टिकट दे दिया अनुसुईया जायसवाल को। अब सोचिए, जो आदमी पूरे तैयारी में था, पूरा इलाका साथ था, उसे पार्टी ने किनारे कर दिया। उमा शंकर सिंह का खून खौल उठा। गुस्से में कांग्रेस को अलविदा कह दिया और सीधा कूद पड़े जनता दल के पाले में। अब मैदान में उतरने का इरादा पहले से भी ज्यादा फुल जोश वाला था। पर खेल में सिर्फ 2 खिलाड़ी नहीं थे। तीसरे खिलाड़ी के तौर पर आए प्रभु बस वाले। पूरा नाम प्रभुनाथ सिंह। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब मैदान में 3 दमदार नाम थे, उमा शंकर सिंह, जनता दल अनुसुईया जायसवाल, कांग्रेस प्रभुनाथ सिंह, निर्दलीय। पर मैदान में अकेले कदम नहीं रखा किसी ने। शहाबुद्दीन का गैंग, जो अब तक अपने गॉडफादर मान चुका था उमा शंकर सिंह को, वो भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था। बूथ लूटने की तैयारी जोरों पर थी। इलाके में गूंज रहा था नारा, लहंगा पर ना, कोच पर ना, मोहर लगेगी सिर्फ मूंछ पर, जीतेगा भाई, जीतेगा मूंछ वाला। यहां लहंगा का मतलब था अनुसुईया जायसवाल, कोच वाला मतलब था प्रभुनाथ सिंह और मूंछ वाला उमा शंकर सिंह। मतलब नारा भी बिल्कुल मैदान की भाषा में गढ़ा गया था। अब चुनाव से 2 दिन पहले का सीन सोचिए। तीनों उम्मीदवार पूरे दमखम से तैयार थे। पर इसी बीच खबर आई, उमा शंकर सिंह को पता चला कि अनुसुईया जायसवाल भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने बाहरी दबंगों को बुला लिया था, जो चुनाव के दिन बूथ कब्जा करने वाले थे। और कहां ठहरे थे वो लोग? सिवान के एक पुराने कोल्ड स्टोरेज में बिल्कुल तैयार बैठकर अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। जब यह खबर उमा शंकर तक पहुंची तो उनके चेहरे पर पहला डर देखा गया। उन्होंने कहा, अब तो लग रहा है चुनाव हाथ से गया समझो, क्योंकि मुकाबला अब सिर्फ जनता और भाषण का नहीं था, यह अब बन चुका था पावर बनाम पावर का खेल। बैठक चल रही थी, माहौल गर्म था। उमा शंकर सिंह के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। 2 दिन बाद चुनाव था और सामने कोल्ड स्टोरेज में हथियारबंद बाहुबली बैठे थे कांग्रेस के लिए। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज आई। 18 साल का एक नौजवान, लाल ब्लेजर वाला लड़का, शहाबुद्दीन। उसने सीधा कहा, ऐसे थोड़ी जीत जाओगे साहब, जब तक वो लोग वहां बैठे हैं जीत मुश्किल है। परसों तक चाहिए जीत तो आज ही जवाब दो। हमारा आदमी आज शाम तक ऐसा गोली चलाएगा कि या तो मरेंगे या भागेंगे। और जो कहा वही हुआ। शाम होते होते कोल्ड स्टोरेज पर गोलियों की बौछार हुई। जिन बाहरी दबंगों को कांग्रेस ने बुलाया था वो सब भाग निकले। कोई जान बचाकर खेतों में भागा, कोई शहर से बाहर। अगले दिन चुनाव का दिन था। बिना रुकावट के, बिना डर के उमा शंकर सिंह के नाम की मोहर हर बूथ पर लगती गई और आखिरकार वो जीत गए, बन गए माननीय विधायक। शहाबुद्दीन ने जो कहा था करके दिखा दिया। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। समस्या वहां से शुरू हुई जहां से भरोसा टूटा। कुछ समय बाद शहाबुद्दीन के परिवार पर एक लीगल मुसीबत आ गई। उन्हें लगा अब तो विधायक हमारे हैं, मदद जरूर मिलेगी। पर उमा शंकर सिंह ने मामला देखते हैं, सोचते हैं कहकर टाल दिया। ना मदद मिली, ना सहारा। और यही बात शहाबुद्दीन के दिल में चुभ गई। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस एक बात ठान ली, अब मौका आएगा तो हिसाब बराबर होगा। साल आया 1986। अब बारी थी बिहार विधान परिषद चुनाव की। उमा शंकर सिंह के आदमी मैदान में थे, लेकिन इस बार शहाबुद्दीन ने पासा पलट दिया। उसने सपोर्ट दिया विपक्षी कैंडिडेट को। जहां शहाबुद्दीन का सपोर्ट था, जीत वहीं जा रही थी। अब उमा शंकर को समझ आ गया कि मुकाबला आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने मैदान में उतार दिया एक सीनियर खिलाड़ी, विश्वकर्मा चौहान। यह वो दौर था जब सियासत में सिर्फ वोट नहीं चलते थे, जुबान की कीमत भी थी। और जब कोई जुबान से पीछे हटे तो गोलियां चलती थीं। साल
86 से 1987। सिवान की सियासत अब सिर्फ वोटों की नहीं रही थी, अब यह जंग बन चुकी थी। शहाबुद्दीन बनाम विश्वकर्मा चौहान, दोनों तरफ बाहुबली, दोनों के पीछे भीड़ और दोनों की आंखों में सिर्फ एक चीज, वर्चस्व। फिर आया चुनाव का दिन, मतदान शुरू हुआ और गोलियां पहले चली, फिर बम फटे, लोग घायल हुए, कुछ तो जान से भी गए। सिवान की गलियों में बारूद की बू और खून का रंग मिल चुका था। एक दिन शहाबुद्दीन स्कूटर से सिवान शहर जा रहे थे, बिल्कुल अकेले। तभी पीछे से मोटरसाइकिल की आवाज आई और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। हमलावर विश्वकर्मा चौहान, हां वही विश्वकर्मा जो उस दौर में शहाबुद्दीन से भी बड़ा नाम माना जाता था। इस बार शिकार शहाबुद्दीन थे। शहाबुद्दीन स्कूटर छोड़ जान बचाकर भागे। भागते भागते पहुंचे डीएवी कॉलेज, जहां वो उस समय स्टूडेंट थे। उनका कमरा नंबर 47, वहीं रहते थे वो। पीछे से गोलियां चल रही थी। इतनी हड़बड़ी में थे कि चाबी निकालने का वक्त नहीं मिला। दरवाजे को लात मारकर तोड़ा, सीधा अंदर गए जहां उनका हथियार रखा था। अब रोल पलट चुका था। जो अब तक भाग रहा था, अब वो दौड़ाने लगा। शहाबुद्दीन ने बंदूक उठाई और विश्वकर्मा चौहान को खदेड़ना शुरू किया। कहते हैं उस दिन सिवान की सड़कों पर दो दबंगों की दौड़ नहीं, बल्कि दो राजनीतिक युगों की टक्कर थी। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकी। शहाबुद्दीन बनाम विश्वकर्मा चौहान की यह लड़ाई अब सिवान की सीमाओं से निकलकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक जा पहुंची, जहां एक और नाम जुड़ने वाला था, एक और बाहुबली, एक और खिलाड़ी। क्योंकि अब इस खेल में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, पैसे, पावर और पुराना बदला भी शामिल हो चुका था। विश्वकर्मा चौहान ने पीछे से गोली चलाई थी और शहाबुद्दीन जैसा आदमी इसे यूं ही भूल जाए, नामुमकिन। क्योंकि शहाबुद्दीन का एक उसूल था, जिसने एक बार मेरी पीठ पर वार किया, उसे मैं सीने पर जवाब दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब कुछ ही दिनों बाद पुराना किला के पास विश्वकर्मा चौहान ने शहाबुद्दीन के सबसे करीबी और भरोसेमंद आदमी संजय को गोलियों से छलनी कर दिया। ये कोई छोटी मोटी वारदात नहीं थी, ये एक सीधा और खुला ऐलान था। अब सिवान में शहाबुद्दीन अकेला खिलाड़ी नहीं है। लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि अब तक लोगों ने सुना था कि शहाबुद्दीन ने किसी को मार दिया, लेकिन पहली बार किसी ने शहाबुद्दीन के खास आदमी को सरेआम ठिकाने लगा दिया था। इस एक घटना के बाद दोनों के बीच दुश्मनी अब निजी नहीं रही, ये एक गैंग वॉर में बदल चुकी थी। दोनों तरफ से हथियार उठाए जा चुके थे और सिवान की गलियों में फिर सन्नाटा नहीं, बल्कि गोलियों की आवाज गूंजने लगी थी। जिसने भी यह सुना, उसके जहन में बस एक ही बात थी, अब अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला है। वक्त के साथ शहाबुद्दीन और भी ताकतवर होते चले गए। जो लड़का कभी अपने दबंग अंदाज के लिए किसी गॉडफादर की छांव तलाश करता था, वो अब खुद सियासत के सहारे सिवान का बादशाह बनता जा रहा था। सत्ता, रसूख और बाहुबल सब कुछ उसके पास था। लेकिन एक बात थी जो अब भी उसके सीने में कांटे की तरह चुभ रही थी। जिस बंदे ने उसे दिन दहाड़े स्कूटर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था, जो उसके सबसे करीबी आदमी को दिन दहाड़े उड़ा गया था, वो चौहान आज भी सिवान की गलियों में खुलेआम घूम रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? यही सवाल शहाबुद्दीन को रातों की नींद और दिन का चैन छीन रहा था। उसे लगता था, जब मैं सिवान का किंग बन चुका हूं, तो फिर वो चौहान अब तक जिंदा कैसे है? फिर क्या था? शहाबुद्दीन ने फैसला लिया कि अब हिसाब बराबर होगा, पर खुद आगे आने के बजाय उसने चालाकी से अपने कुछ खास लोगों को लगाया। अपने गुरु टाइप पुराने साथियों को भेजा कि जाओ और चौहान को रास्ते से हटा दो। लेकिन चौहान भी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं था। हर बार वो किसी न किसी तरीके से बच निकलता। उसे भी पता था कि शिकारी अब पीछे लग चुका है। कई सालों तक ये खेल चलता रहा, जैसे बिल्ली और चूहे की दौड़। लेकिन फिर आया वो वक्त जब शहाबुद्दीन अब सिर्फ नाम का ही नहीं, बल्कि असल में सिवान का बेताज बादशाह बन चुका था। अब उसके एक इशारे पर थानों में रिपोर्ट दर्ज होती थी और एक फोन कॉल पर अफसरों की बोलती बंद हो जाती थी। और फिर एक दिन उसने ठान ही लिया, अब बहुत हुआ, चौहान को तो खत्म करके ही दम लूंगा। कहानी अब मोड़ ले रही थी
और ये मोड़ ऐसा था जहां सिर्फ एक की कहानी आगे जानी थी, या तो शहाबुद्दीन की या चौहान की। अब यहां यह मत समझिए कि विश्वकर्मा चौहान कोई आम आदमी था, नहीं जनाब। उसे भी खबर मिलती रहती थी कि शहाबुद्दीन कब क्या सोच रहा है, अगला कदम क्या होने वाला है। और शायद तभी उसे यह अंदेशा हो गया था कि अब सिवान में रहना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। उसने वक्त रहते फैसला लिया, अब अगर जिंदा रहना है तो सिवान छोड़ना ही पड़ेगा। और फिर वो एक दिन अचानक गायब हो गया, ऐसा गायब कि जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। शहाबुद्दीन के लोग उसे ढूंढते रहे, हर गली मोहल्ले में खोजबीन होती रही, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं सालों तक किसी को नहीं पता चला कि चौहान आखिर गया तो गया कहां। बिहार के सीनियर पत्रकार ज्ञानेश्वर जी की जुबानी एक दिलचस्प बात सामने आती है। उन्होंने बताया कि सिवान के कुछ पुराने लोगों का मानना है कि चौहान शहाबुद्दीन के प्रकोप से बचने के लिए गोरखपुर भाग गया था। अब गोरखपुर सिवान से भले ही बहुत दूर नहीं हो, लेकिन चौहान वहां भी किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि खुद हरिशंकर तिवारी के इलाके में जाकर बस गया था। हरिशंकर तिवारी एक ऐसा नाम जिसे पूर्वांचल में बच्चे बच्चे की जुबान पर सुना जाता था। कहने को तो वो विधायक थे, मंत्री भी बने, लेकिन हकीकत में पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन माने जाते थे। लोग कहते हैं यूपी में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की नींव ही उन्होंने रखी थी। उनके इलाके में पुलिस भी बिना पूछे घुसने से पहले 3 बार सोचती थी। तो समझ लीजिए, चौहान ने अब अपने लिए वो ठिकाना ढूंढा था जहां शहाबुद्दीन के लोग भी कदम रखने से पहले 10 बार सोचें। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां 2 राजाओं का टकराव होना था, एक सिवान का और दूसरा गोरखपुर का। और आगे जो हुआ वो इतिहास बन गया। जब चौहान गोरखपुर पहुंचा तो उसके चेहरे पर वही तेज था, पर आंखों में डर साफ झलक रहा था। पहली बार शायद उसने जाना कि जान बचाना भी एक लड़ाई होती है। उसने सबसे पहले अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ छिपा लिया। कहते हैं शुरुआती कुछ महीने तो वो खुद को बस छिपाते रहे, किसी को भनक न लगे, इस डर से गोरखनाथ मंदिर के आसपास ही चक्कर काटते रहे। रातें मंदिर की सीढ़ियों पर बीती और दिन चाय की दुकानों पर खबरें बटोरते हुए। लेकिन सिर्फ छिपकर कितने दिन जिया जा सकता है। उसे भी समझ आ गया था कि अगर वाकई जिंदा रहना है तो अब उसे किसी ऐसी छांव की जरूरत है जहां शहाबुद्दीन की नजरें न पहुंच सके। और तब उसने नाम लिया हरिशंकर तिवारी का। पर हरिशंकर तिवारी का संरक्षण पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उनका नाम ही कानून था। जो उनके इलाके में रहना चाहता था उसे पहले अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती थी, और सबसे जरूरी भरोसा जीतना पड़ता था। चौहान ने हार नहीं मानी। कई महीनों तक वह कोशिश करता रहा, इधर उधर भटकता रहा, और आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद उसे तिवारी का सहारा मिल ही गया। अब चौहान पूरी तरह गोरखपुर के उस इलाके में था जहां पुलिस भी कदम सोच समझ कर रखती थी। वहां अब वो न सिर्फ सुरक्षित था बल्कि खुद को फिर से खड़ा करने में जुट गया। उधर सिवान में शहाबुद्दीन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिन ब दिन उसकी तलाश तेज हो रही थी। कहां गया ये चौहान? किस गड्ढे में छिपा है जो हमारे हाथ नहीं आ रहा? शहाबुद्दीन की ताकत राजनीति और पुलिस दोनों पर पकड़ मजबूत होती जा रही थी, लेकिन चौहान का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और फिर सालों बाद एक दिन एक खबर आई। वो गोरखपुर में है, हरिशंकर तिवारी के इलाके में छिपा बैठा है। इस खबर ने शहाबुद्दीन को एक बार फिर जला दिया। अब वो सिर्फ उसे ढूंढ नहीं रहा था, अब वो हिसाब बराबर करने निकला था। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि गोरखपुर हरिशंकर तिवारी का इलाका था और वो कोई मामूली नाम नहीं था। उस दौर में तिवारी का जलवा ऐसा था कि बिना इजाजत न कोई बंदूक चलती थी और न ही कोई बाहरी आदमी सांस ले सकता था। गोरखपुर में तिवारी की मर्जी के बिना तो पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती थी। और उधर शहाबुद्दीन, जो खुद सिवान का बेताज बादशाह था, उसका वहां क्या चलना था? ना तो वहां शहाबुद्दीन की सियासी पकड़ थी, ना ही दबंगई का कोई असर। इसलिए चाहे शहाबुद्दीन कितना भी बौखलाया हो, उसके आदमियों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तिवारी के गढ़ में घुसकर चौहान को हाथ भी लगा सके। और फिर यही हुआ। करीब 1 दशक तक, हाँ पूरे 10 साल तक चौहान गोरखपुर में ही रहे।
लेकिन एक बाहुबली टाइप आदमी भला कब तक अपनी जमीन से दूर रह सकता है? वक्त बीतता गया। चौहान के बच्चे अब बड़े हो रहे थे। उन्हें स्कूल में दाखिल कराना था, पढ़ाई का ख्याल रखना था। दिल में एक आवाज उठी, अब लौट चलो अपने घर, अपने शहर। पर फिर वही डर जो हर बार सामने खड़ा हो जाता था, शहाबुद्दीन। अब सिवान में वो वक्त नहीं रहा था। अब वहां सिर्फ हवा नहीं बदलती थी, हर फैसला साहब की मर्जी से होता था। गांव में कौन आएगा, कौन रहेगा, किसे बोलना है, किसे चुप रहना है, सब पर उनका कब्जा था। सिवान अब शहाबुद्दीन का इलाका था। जैसे गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी का राज चलता था, ठीक वैसे ही सिवान में शहाबुद्दीन के नाम से ही लोग थर थर कांपते थे। और यही वजह थी कि हरिशंकर तिवारी जैसे दबंग भी चौहान को यह नहीं कह पाए, जा बेटा अब लौट जा, क्योंकि उन्हें भी पता था सिवान अब वैसा नहीं रहा। अब चौहान के पास दो रास्ते थे, या तो उम्र भर पर्दे के पीछे गोरखपुर में छिपकर जीना, या फिर सीना तानकर अपने शहर लौटना, जहां एक ऐसा दुश्मन उसका इंतजार कर रहा था जो सिर्फ पुराना हिसाब चुकता करना चाहता था। जब चौहान ने अपने दिल से पूछा कि क्या वो सिवान लौटकर जिंदा बच पाएंगे, तो जवाब एकदम साफ नहीं था। हर कोने से एक ही डर उभरता, अगर लौटे तो मारे जाओगे। लेकिन हमेशा भागते रहना भी कोई जिंदगी थी? बस उसी डर ने उन्हें एक ऐसी चाल सोचने पर मजबूर कर दिया जिसे सिर्फ एक समझदार और हालात से थका इंसान ही सोच सकता है। चौहान ने सोचा, अगर मैं खुद सामने गया तो गोली पक्की है, लेकिन अगर कोई ऐसा जाए जो शहाबुद्दीन को कमजोर नहीं बल्कि भावुक कर दे। और फिर उन्होंने जो किया वो राजनीति भी थी, चालाकी भी थी, और कहीं ना कहीं दिल से उठी एक उम्मीद भी। उन्होंने अपनी पत्नी को आगे कर दिया। जी हां, वही पत्नी जो हर अच्छे बुरे वक्त में साथ रही थी, उसे सिवान भेजा, सीधा शहाबुद्दीन के पास। अब सोचिए, उस दौर में यह कदम उठाना कोई मजाक नहीं था। लेकिन पत्नी गई और एक ऐसा काम किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने जाकर शहाबुद्दीन के हाथ में राखी बांध दी। अब आप समझ सकते हैं कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं थी, वो एक जज्बात था। मतलब साफ था, अब मैं तुम्हारी बहन हूं और मेरा पति तुम्हारा बहनोई। और फिर हालात पूरी तरह बदल गए। अब आप ही बताइए, भला कोई भाई, चाहे वो कैसा भी हो, अपनी बहन की मांग उजाड़ता है? कई लोग कहेंगे कि शहाबुद्दीन तो क्रिमिनल था, उसके लिए क्या बहन क्या दुश्मन। लेकिन सुनने वालों ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं था। अब मैं यहां शहाबुद्दीन का महिमा मंडन नहीं कर रहा, लेकिन यह बात सुनी गई है, बार बार दोहराई गई है। अगर वो किसी को बहन मान लेता था तो फिर उसकी हिफाजत में कोई कमी नहीं छोड़ता था। और यही हुआ। चौहान, जो कल तक उसके लिए एक सिरदर्द थे, अब उसकी बहन के पति बन चुके थे। मतलब अब जान का खतरा टल गया था। अब आप सोचिए, दुश्मनी की उस आग को राखी के एक धागे ने बुझा दिया। लेकिन क्या यह वाकई अंत था, या फिर यह सिवान की राजनीति और दबंगई का एक नया चैप्टर बनने वाला था? यानी जिस चौहान ने एक दौर में शहाबुद्दीन को सिवान की गलियों में दौड़ा दौड़ा कर उसके रुतबे को चुनौती दी थी, गोलियां चलाई थी, अब वही चौहान उसी शहाबुद्दीन की छाया में पूरी तरह महफूज थे। हालात ने करवट ली थी। जो दुश्मन कभी आमने सामने बंदूक तान कर खड़े थे, अब वो एक दूसरे की मौजूदगी में आराम से सांस ले रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, चौहान ने सिवान में एक बार फिर से अपने पैर जमाए, वो भी पूरी शानो शौकत से। लोग कहते हैं वो लौटा था, लेकिन इस बार एक राजा की तरह। शहर में उसके नाम पर जमीनें खरीदी गईं, लाखों की गाड़ियां उसकी पहचान बनी, होटलें खुली, शराब के ठेके आए, और फिर सिवान की गलियों में उसका नाम बाहुबली कारोबारी की तरह गूंजने लगा। और ये सब कुछ हुआ शहाबुद्दीन की इजाजत से। शहर में जब लोग चौहान को देखकर कहते, यही है वो आदमी जिसने कभी शहाबुद्दीन पर गोलियां चलाई थीं, तो सामने से आवाज आती, लेकिन अब देखो वो कितना ठाठ से जी रहा है। और इसके पीछे की हकीकत सब जानते थे कि अगर शहाबुद्दीन की मर्जी ना होती तो चौहान की वापसी नामुमकिन थी। अब ये सोचने वाली बात है, दुनिया जिसे बिहार का सबसे खतरनाक अपराधी मानती थी, उसी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को जिंदा रहने की इजाजत दी, और वो भी शान से। ये कहानी सिर्फ दुश्मनी की नहीं है, ये सत्ता, डर, चालाकी और रिश्तों के जाल की एक ऐसी परत है जिसे समझना आसान नहीं।
लेकिन सुनना बेहद दिलचस्प है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बताइए, अगली कड़ी सुनना चाहेंगे? मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच्ची दास्तान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।